गांव के आखिरी छोर पर यह घर, जिसके आंगन में एक सूखा तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उसी घर में रहती थी शांति देवी, सख्त चेहरा, कम बोलने वाली और पूरे गांव में कड़क सास के नाम से मशहूर। उनके पति गुजर चुके थे। शांति का एक बेटा, जिसका नाम था रमेश, जो शहर में नौकरी करता था। रमेश की शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। बहू का नाम था कविता, शांत, पढ़ी लिखी, लेकिन ज्यादा चालाक नहीं। चाय तो बन गई है, बस माँ जी को पसंद आ जाए। अब बस जल्दी से माँ जी को चाय दे देती हूँ, उसके बाद ही घर का सारा काम खत्म करूँगी। अरे बहू, तेरी चाय ही नहीं बनी अब तक क्या? घर का बाकी सारा काम कैसे करेगी फिर तू? जल्दी चाय लेकर आ, मुझे और भी बहुत काम है। पता नहीं आज कल की बहुओं को एक छोटा सा काम क्या करने को बोल दो, इनसे वो भी नहीं हो पाता। घर गृहस्थी पूरी जिंदगी कैसे संभाल लेंगी ये? हमारे समय में तो मैंने जितना काम किया है, अगर इस जैसी लड़कियों को करना पड़ जाए तो ये एक दिन भी इस घर में टिक ना पाए। अब इसे कहूँ भी तो क्या कहूँ? बहू, एक व्यक्ति की चाय बनाने में इतना वक्त? अगर कल को मोहल्ले की औरतें तुम्हें देखने आएंगी तो फिर क्या करोगी बताओ? घर वालों ने कोई काम तुम्हें ठीक ढंग से सिखाया भी है कि नहीं? अब लाओ चाय दो जल्दी। हे भगवान, एक तो चाय बनाने में पूरा दिन लगा दिया, ऊपर से इसमें मीठा इतना डाल दिया है कि मेरी जुबान ही चिपकने लग गई है। अरे तुम्हें पता है ना, मेरी शुगर की दवाई चल रही है। ये सब जानते हुए भी तुमने इतनी शक्कर क्यों डाल दी है? तुम क्या चाहती हो कि ज्यादा मीठा खिलाकर मेरी शुगर और बढ़ जाए और मैं जल्दी से मर जाऊं, ताकि तुम मेरे बेटे के साथ साथ मेरा सारा घर संभाल सको? यही चाहती हो क्या? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही है। मैं अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ, बिना शक्कर वाली। शांति कविता को ताने मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। कविता चुपचाप शांति के बातें सुनती रहती है और कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसके घर वालों ने शादी के बाद कविता को यही सिखाया गया था कि सास को माँ मानना। लेकिन शांति देवी के लिए बहू कभी बेटी नहीं बन पाई। उसे लगता था कि कविता ने उसका बेटा उससे छीन लिया है। सुबह से शाम तक हर बात में ताना, हर काम में कमी निकालना, ये शांति देवी की आदत बन चुकी थी। सुनो बहू, कल तुम्हें देखने मोहल्ले की कुछ औरतें आ रही हैं। ध्यान रहे, चाय नाश्ता अच्छी तरह से बनाना, मेरी नाक मत कटवा देना, ठीक है ना? मैं नहीं चाहती कि कोई भी मोहल्ले की औरत के सामने मेरा सिर झुक जाए, वो भी तुम्हारी वजह से। समझ गई ना अच्छी तरह से तुम? जी माँ जी, मैं समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ अच्छे तरीके से संभाल लूंगी। बातें करने से कुछ नहीं होगा, करके भी दिखाना पड़ेगा। इस बार कोई गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन मोहल्ले की औरतें शांति के घर पहुंच जाती हैं। बहू, चाय लेकर आओ जल्दी। अरे शांति, कैसी है तेरी नई बहू? कुछ काम वाम करती भी है घर का के नहीं? वरना आजकल की बहुएं तौबा तौबा, इनको तो कुछ कहो ही मत। जुबान इतनी लंबी कि क्या ही कहूँ अब मैं। तुम तो समझदार हो शांति, अभी से ही कस कर रखना, नहीं तो बाद में ये सिर पर चढ़ जाती हैं। हाँ रजनीकांत, ही होगा घर में, ना कि हमारी बहुओं का। और हाँ काकी, ये रमेश को भी थोड़ा दूर ही रखना अपनी बहू से। अगर उसने रमेश को अपने काबू में कर लिया ना, तो बेटा हाथ से निकल जाएगा, पहले ही कह देती हूँ। शांति उनकी सारी बातें सुनती हैं, पर कोई जवाब नहीं देती। तभी कविता सबके लिए चाय लेकर आ जाती है। कविता, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, बस ऐसे ही अपनी सासू माँ का ध्यान रखा करो, ठीक है? शांति काकी, अब हम चलते हैं,
अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मेरे पति भी काम से आने ही वाले हैं, इनके लिए खाना बनाना है, और वैसे भी ये तो मेरे बिना खाना खाते ही नहीं हैं। ये कहकर दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। शांति सख्त स्वभाव की जरूर थी, लेकिन भोली नहीं। वो सब समझ चुकी थी कि आखिर वो दोनों कहना क्या चाहती थी। पर शांति समझदार थी, उसे पता था खुद का घर कैसे संभालना है। तभी एक दिन रमेश कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर घर आ जाता है। घर आते ही रमेश माँ से मिलता है। अरे रमेश बेटा, आज एकदम से कैसे आ गए तुम? सब ठीक है ना बेटा? अरे हाँ माँ, बिल्कुल ठीक है। काम भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ माँ, कैसी हो? सब ठीक है ना? और कविता? कविता नज़र नहीं आ रही, कहाँ है वो? ठीक तो है ना? कविता, कहाँ तुम? अरे यही होगी, और कहाँ जाएगी? 2 पल माँ के साथ भी बैठ जा, वो कहीं नहीं भाग रही, तेरे पास ही रहेगी। अच्छा और बता, कैसा चल रहा है तेरा काम? कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे हाँ मेरी प्यारी माँ, सब ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वैसे भी मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी, तो सोचा घर जाकर माँ से मिलाऊं। अच्छा माँ तुम बैठो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, फिर साथ मिलकर चाय पीते हैं, ठीक है? जी आप कब आए? आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। अरे हाँ कविता, मैं अभी अभी आया हूँ और मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ। तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी क्या? चलो आओ, छोड़ो ये सब काम तो होता ही रहेगा। चलो, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे, चलो। अरे कविता, तुम्हें तो बुखार लग रहा है और इतने बुखार में तुम काम कर रही हो। छोड़ो ये सब छोड़ो, चलो मेरे साथ अभी दवाई लेने चलते हैं। और तुमने माँ को नहीं बताया क्या? इतने बुखार में तुम काम कर रही हो। चलो छोड़ो ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो, दवाई लेने चलते हैं और आराम करो। जी आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बस थोड़ा सा बुखार ही तो है, थोड़ा आराम करूंगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप माँ जी को कुछ मत कहिएगा, उनको तो पता भी नहीं है कि मुझे बुखार है। अगर उन्हें पता होता तो वो भी मुझे बिल्कुल काम नहीं करने देते। और अगर मेरे होते हुए माँ जी ये सब काम करेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, वैसे ही आपके जाने के बाद माँ जी भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। तुम माँ को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम ये भी देखो तुम्हें बहुत बुखार है और तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, ठीक है? अब ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। अरे बहू, आज क्या हो गया तुम्हें? पति घर आया नहीं कि हो गए तुम्हारे ड्रामे शुरू? उठो, जल्दी सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम लोग हो कि अभी तक सोकर ही नहीं उठे। रमेश उठो बेटा, सुबह हो गई है। माँ, कविता को बहुत तेज़ बुखार है, इसीलिए मैंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। सोचा आज वो आराम करेगी। उसने आपको नहीं बताया क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने ठीक किया ना माँ? मुझे लगता है अगर वो आज आराम करेगी तो कल तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद तो हर रोज की तरह उसने घर का काम ही करना है। वाह बेटा, तुमने भी आते ही अपनी पत्नी की तरफदारी करनी शुरू कर दी। कल तक तो सब ठीक था और तेरे घर में आते ही बहू को बुखार भी हो गया। वाह बेटा वाह, और तू भी बहुत जल्दी अपनी पत्नी की बातों में आ गया है। मैं देख रही हूँ आजकल तू अपनी पत्नी के गुणगान ज्यादा ही गा रहा है। माँ को तो इतने सालों से समझ नहीं इसका, और घर वाली को आए हुए तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है। इतना भरोसा है उस पर क्या तुम्हें? अरे नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। मेरे लिए सबसे पहले आज भी आप हो, लेकिन कविता के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा माँ। आप गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है माँ। कविता मेरी पत्नी है माँ, वो मेरी भी जिम्मेदारी है। आपको नहीं लगता कि इस घर में उसे भी थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए? आखिर वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती माँ। शांति ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है।
उसे बस यही लग रहा था कि शादी के बाद उसका बेटा बदल गया है और उसका बेटा अब उसका नहीं रहा। ये बात उसके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ चुकी थी। लेकिन तभी कविता अपने कमरे से उठ कर आती है। माफ कीजिए माँ जी, आज सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। आप दोनों बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रमेश मजबूर खड़ा ये सब चुपचाप देख रहा था। शांति को भी इस बार समझ नहीं आ रहा था कि इस बार भी वो खुद गलत है या सही। एक दिन अचानक रमेश को उसकी कंपनी से फोन आता है और उसे जरूरी काम की वजह से शहर में दोबारा वापस जाना पड़ जाता है। कविता, ऑफिस से फ़ोन आया है, मुझे शहर वापस जाना होगा। और हाँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना, समय पर दवाई लेते रहना और हाँ, ज़्यादा काम मत करना, ठीक है? मैं जल्दी वापस आऊँगा। लेकिन आपको आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और आप जा भी रहे हैं। क्या करूँ कविता, कंपनी का काम है, जाना तो पड़ेगा। मना भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर पर अब 2 जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए मैं मना नहीं कर सकता। और हाँ, मैं जल्दी वापस ज़रूर आऊँगा, तुम घबराओ मत। रमेश माँ को बताकर और माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकल जाता है। शादी से पहले मेरा बेटा हर हफ्ते मेरे पास रहता था और देखो, शादी के बाद मेरे बेटे पर कितना बोझ पड़ गया है। पता नहीं और कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी मेरे बेटे को अब। ऐसा कहकर शांति वहां से चली जाती है और कविता चुपचाप वहां खड़ी रहती है। तभी अचानक एक दिन शांति खुद बीमार पड़ जाती है। कविता, इन्हें बहुत तेज़ बुखार है और हाँ, मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें समय पर देते रहना। और हाँ, आज रात इनका पूरा ध्यान रखना। अगर कल तक बुखार नहीं उतरा तो हमें इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर दवाई देकर वहां से चला जाता है। कविता शांति की खूब सेवा करती है, उसके पैर दबाती है, उसके लिए काढ़ा बनाती है। पूरी रात वो शांति की देखभाल करती है और सुबह जब शांति उठती है तो देखती है कि कविता उसके पैरों में पड़ी सो रही थी। ये देखकर शांति के पत्थर दिल को कुछ पल के लिए जैसे कविता ने मोम बनाकर पिघला दिया हो। वो अपने हाथ को जैसे रोक ही नहीं पाई। बड़े प्यार से उसने पहली बार कविता के सर पर हाथ रखा, मानो जैसे किसी माँ को उसकी बेटी मिल गई हो। पर दिल की बात जुबान पर लाना अभी थोड़ा कठिन था। बहू, उठो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं अब ठीक हूँ। माँ जी, आप उठ गई? आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं अभी आपके चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, मैं ठीक हूँ अब। तू जा, पहले थोड़ा आराम कर ले। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी मैं बता दूंगी तुम्हें। जाओ, आराम करो जाकर, वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि अचानक रमेश घर वापस आ जाता है। रमेश बेटा, तुम अचानक से कैसे एकदम? तुम्हारा कंपनी का जरूरी काम था ना, फिर तुम घर कैसे आ गए? माँ, जैसे ही मुझे कविता ने फ़ोन किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए मैं चला आया अपनी माँ के पास। बेटा सब कुछ छोड़कर माँ के लिए वापस आ गया था। शांति का मन भर आया। काफी सालों बाद आज शांति बहुत खुश थी। तभी उनके घर मोहल्ले की एक औरत आती है। शांति चाची, 2 दिन बाद प्रदीप की शादी है, आप सबको आना है, इसीलिए सबसे पहला न्योता मैं आपको देने आई हूँ। याद रखना, भूलना मत। कविता, रमेश, तुम भी शांति चाची के साथ ही आना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। अरे शीला, तू चिंता मत कर, कविता और रमेश मेरे साथ ही आएंगे। मेरी बहू और मेरा बेटा साथ नहीं आएंगे तो भला और कौन आएगा? ये कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। रमेश बेटा, अब तू आ ही गया है तो सब साथ में ही प्रदीप की शादी में जाएंगे। बहू, तू भी अपने कपड़े अलमारी में से निकाल कर रख ले अभी से। और हाँ, मेरी भी कोई साड़ी निकाल देना अलमारी से। रमेश माँ की आंखों में कविता के लिए पहली बार इतना प्यार देखकर बहुत खुश होता है।
कविता भी ये देखकर बहुत खुश थी कि उसकी सास पहली बार उसे इतना सम्मान दे रही थी। जब कविता अलमारी में से शांति के कपड़े ढूंढ रही थी, तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है जिस पर रमेश की लिखाई से एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, माँ, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। कविता उस चिट्ठी को देखकर समझ जाती है कि शायद इसीलिए उसकी सास को लगता था कि उसका बेटा कविता की वजह से उससे दूर हो गया है, इसीलिए वो हमेशा कविता के साथ ऐसा बर्ताव करती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। तभी शांति भी वहां आ जाती है और कविता के हाथ में वो चिट्ठी देख लेती है। इतने में कविता बोलती है, माँ, मैंने आपके बेटे को कभी भी आपसे छीनने की कोशिश नहीं की। रमेश हमेशा आपका ही बेटा रहेगा। मैं तो बस आपकी बेटी बनना चाहती थी। मैं जब इस घर में आई थी, मैंने तो उसी दिन से ही आपको अपनी माँ ही माना है। मैं एक माँ को उसके बेटे से कभी नहीं अलग कर सकती माँ, कभी नहीं। मैं बस आपकी बेटी बनकर इस घर में रहना चाहती हूँ माँ। कविता के मुंह से ये बातें सुनकर शांति अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, पर स्वभाव के कारण अपना प्यार जाहिर भी नहीं कर पाती। पर उस दिन जो शांति ने कविता को कहा, वो सुनने के लिए शायद कविता हमेशा तरस रही थी। चल बेटी, आज दोनों माँ बेटी मिलकर खाना बनाते हैं और सब साथ मिलकर खाएंगे। और हाँ, इस रमेश के बच्चे को बोल के हम दोनों के लिए आज ही नई साड़ियाँ ला कर दे। परसों हम दोनों माँ बेटी शादी में नई वाली साड़ियाँ ही पहनेंगी। अगर ये नहीं ला कर देगा तो शादी में हम दोनों ही जाएंगे और ये घर पर ही रहेगा। शांति के मुंह से बेटी शब्द सुनकर कविता खुशी से फूली नहीं समाती। दोनों सास बहू शांति की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं।